तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जिसको आप कहते हैं डायनेमो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जनित्र का मतलब यह होता है धारा को उत्पन्न करना। तो यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा की हम लोग बात करें, इसका मतलब जिसकी दिशा लगातार बदलती रहे, जिसको आप एसी करंट भी बोला जाता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है, जिसका मतलब यह होता है कि एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे घरों में बहती है। ठीक है, अब उसको एसी जो करंट होता है वह लगातार बदलता रहता है। ठीक है, उसकी दिशा जो है लगातार क्या होती है? बदलती रहती है, जिसके कारण से हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कक्षा 10 वालों के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद्युत मोटर या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल इनके पेपर में देखने को मिलता है और यह लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके सामने में चित्र बना दिया है और इसका सिद्धांत लिख दिया है। ठीक है, बाकी इसके जो और भी इसके भाग होंगे और कार्यविधि, इसको हम इसी तरह बताएंगे। आप हमारी बातों को ध्यान पूर्वक सुनिएगा और चित्र के माध्यम से हम आपको समझा देंगे और इसे आप अपनी लैंग्वेज में खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, बस आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, किस प्रकार से हम कैसे आपको समझाते हैं। बस एक बार में हम आपको पूरा समझा देंगे चित्र, जिसको आप लोग खुद अपने से लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यह जो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जिसको आप डायनेमो कहते हैं, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है धारा को उत्पन्न करना। यह धारा उत्पन्न कैसे होती है? इसको हम लोग यांत्रिक कार्य कर सकते हैं। यह हमारे द्वारा किया गया जो कार्य, मतलब इसको हम कुंडली जो है आपकी है, इसको हम घुमाते हैं तो ये हमको धारा उत्पन्न करके देती है। ठीक है, इससे पहले विद्युत मोटर में आप जानते हैं कि उसको धारा दिया जाता है तो हमको कार्य करके देती है, लेकिन इसमें क्या जस्ट उसका उल्टा। इसमें क्या किया जाता है कि इस कुंडली को हम लोग घुमाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होती है? धारा। अब किस प्रकार घुमाते हैं तो आप कह सकते हैं इंजन के द्वारा घुमाया जा सकता है। ठीक है, टरबाइन के द्वारा घुमाया जा सकता है, किसी प्रकार से इस कुंडली को क्या किया जाता है? घुमाया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि कुंडली में क्या क्या चीजें हैं। कुंडली को में हमारे पास दो क्षेत्र चुंबक रखे हुए हैं। ठीक है, दो ध्रुव हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव तथा दूसरी तरफ क्या है? दक्षिणी ध्रुव रखा गया है। ठीक है, ये बहुत ही शक्तिशाली चुंबक होते हैं। अब इसी के बीच में यह जो आप देख रहे हैं ABCD, एक आयताकार, ये जो है इसको कुंडली बोला जाता है। यह आयताकार कुंडली होती है। यह नर्म लोहे के ऊपर तांबे के तारों के द्वारा कई फेरे तांबे के तार लपेट के इसको क्या किया गया है? बनाया गया है, जो कुंडली है। ठीक है, और इस कुंडली के बाद जिसको आर्मेचर बोला जाता है, क्या बोला जाता है? आर्मेचर बोला जाता है। और फिर उसके बाद इस कुंडली के जो दो सिरे हैं, इसमें आने के बाद आप यहां से तो गोल देख रहे हैं, यहाँ पर यह दो गोलाकार छल्ले लगे होते हैं। क्या होते हैं? छल्ले। इसको सर्पी वलय के नाम से जाना जाता है। जो ये S1 और S2 है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? सर्पी वलय के नाम से जानते हैं। B1 और B2 जो इसको हमने यहाँ रंग रखा है, ठीक है, यह ग्रेफाइट के बने हुए ब्रश होते हैं। ये ब्रश जो है स्थिर रहते हैं और सर्पी वलय को स्पर्श किए हुए रहते हैं। ठीक है, और ये इसका क्या है? परिपथ, जिससे धारा होकर बहती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब ये सिद्धांत जो है किसके ऊपर कार्य करती है, तो आप यह कह सकते हैं कि यह जो कार्य करना है, यह जो फैराडे के सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। फैराडे ने क्या बताया था कि यदि हम किसी कुंडली में, या आप कह सकते हैं किसी पृष्ठ में या किसी कुंडली में अगर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा हो, तो अगर उसमें लगातार परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है? धारा। लेकिन ये तभी तक होता है जब तक उस कुंडली में क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन। तो कुछ लोग, अभी आप लोग ये नहीं पता होगा या कुछ लोगों को कि चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है। तो पहले हम चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में समझाकर तब इसका हम आपको इस टॉपिक पे आते हैं, ताकि इस चीज को अगर आप समझे रहेंगे, क्योंकि इसमें बार बार आपके सामने चुंबकीय फ्लक्स आएगा। यह चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, इसको आप पहले क्लियरली समझ लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम मान लीजिए एक चुंबक ले लेते हैं। चुंबक का N और यह सिरा है, यानी यह उत्तरी ध्रुव और यह दक्षिणी ध्रुव है। और चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वह N सिरे से निकलती हैं और यह सिरे में क्या होती हैं? प्रवेश कर जाती हैं।
फिर अंदर या चुंबक के बाहर, चुंबक के अंदर क्या होती है, यन से आती है, यस से आती है यन की तरफ, और बाहर क्या यन से यस की तरफ जाती हैं। तो अब यही जान लीजिए, इसको हम बोलते हैं चुंबकीय बल रेखा, सॉरी क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बोला जाता है। ठीक है, अब यह चुंबक के ऊपर डिपेंड करता है कि चुंबक कितना शक्तिशाली है। चुंबक जितना शक्तिशाली होगा उसका क्षेत्र उतना क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, जितना शक्तिशाली होगा उतना उसका क्षेत्र क्या होगा, अधिक शक्तिशाली होगा। और ये चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ पे इसमें कट गया है पर ये काटती नहीं है। ठीक है, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं किसी पृष्ठ से, मान लो किसी पृष्ठ से जितने उस पृष्ठ का आयतन होगा, सॉरी क्षेत्रफल होगा, उससे जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर जाएंगी उसको हम लोग बोलेंगे, उसकी संख्या को हम लोग बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स बोला जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि यह एन और एस है, तो यह चुंबकीय क्षेत्र हो गया कि जहां तक इस चुंबक का, मतलब यह समझ लीजिए कि चुंबक का जितना दूर प्रभाव होगा, यानी उसके प्रभाव में अगर हम लोहे के टुकड़े को आता है तो अपनी तरफ क्या कर लेता है, चुंबक आकर्षित कर लेता है, तो वही उसका क्या कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा। जहां तक यह चुंबक किसी लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने की क्षमता रखता है, वही उसका वहां तक उसका क्या कहलाएगा, उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, अब इस चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, किसी कुंडली को रखा जाता है। मान लीजिए आयताकार कुंडली को आपने रखा, तो आयताकार कुंडली मान लीजिए हमारा हाथ समझ लीजिए। अब ये देखिए चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की तरफ जा रही हैं, इसी में हमने क्या कर दिया, इसको इस प्रकार से रख दिया। तो इसमें से कुंडली में से, या आप यह कर सकते हैं कि जितने भी वैद्युत चुंबकीय बल रेखाएं गुजर जाएंगी, जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं निकल जाएंगी, उसमें से उसकी संख्या की हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं उस पृष्ठ से होकर गुजरेंगी उसकी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान लेते हैं यह कोई एक पृष्ठ है, ठीक है, और ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं। अब इसमें से यह जो पृष्ठ इतना दिख रहा है ना, इसमें से जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर जाएंगी उसी की संख्या, उन्हीं की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स बोला जाता है, जिसे किससे व्यक्त किया जाता है, फाई से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको तो क्लियर हो जानी चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र और क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। अब आइए हम लोग इसके ऊपर चलते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या जानना है। जिसे विद्युत जनित या कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, कि विद्युत जनित यानी डायनमो, ठीक है, एक ऐसी विद्युत चुंबकीय मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है, बदल देती है। इसका कार्य जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या होता है, निर्भर होता है। यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। इसको, यह जो है मशीन है जो आपकी विद्युत जनित या डायनमो है, यह यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देती है, विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब मान लीजिए इसको हम घुमा रहे हैं। अब घुमाने के लिए जैसे मान लीजिए इंजन के द्वारा घुमाया जा रहा हो, ठीक है, या किसी टरबाइन के द्वारा घुमाया जा रहा हो, यानी किसी प्रकार से इस कुंडली को घुमाया जाता है तो आपकी यांत्रिक ऊर्जा हो गई। और जितना तेज आप घुमाएंगे उतनी आपको ऊर्जा प्राप्त, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। तो आप कह सकते हैं कि उसमें जब इसको घुमाया जाता है यांत्रिक ऊर्जा को, तो हमको विद्युत मिलता है। क्या मिलता है, विद्युत ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। और ये किस पे कार्य करती है, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अच्छा, ये कार्य किस प्रकार से करती है, इसका सिद्धांत क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं, तब इसके बारे में हम कार्यविधि और इसके सभी अन्य पार्टों को समझेंगे। तो देखिए सिद्धांत में क्या कहा गया है कि जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या होती है, परिणत हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि जब आप लोग किसी बंद कुंडली को, यह जो आयताकार है आपकी एक बंद कुंडली है, इसको शक्तिशाली चुंबक के क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है। शक्तिशाली ये जो चुंबक है एन और एस देख रहे हैं, यह दोनों शक्तिशाली चुंबक है। इसी क्षेत्र में इसको क्या किया जाता है, रखकर, इस कहा गया ना कि कुंडली को रखकर तेजी से घुमाया जाता है। अब इस कुंडली को क्या करेंगे, तेजी से घुमाएंगे, वो भी दक्षिणावर्त, ठीक है, इसमें नहीं लिखा गया है तो वह दक्षिणावर्त घुमाया ही जाता है, ठीक है।
कुंडली को तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन। अभी हम आपको समझाएंगे कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए हमने इसे बताया, इसमें से होकर गुजरने, जब यह चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जा रही है, ठीक है, अगर इसके ठीक लंबवत रहेगा तो इसमें से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं गुजर पाएंगी, इसमें से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, गुजरेंगी। तो अब इसको हम लोग धीरे धीरे घुमाएंगे तो धीरे धीरे चुंबकीय बल रेखाएं कुछ क्या होंगी, नीचे से निकल जाएंगी, कुछ ऊपर से निकल जाएंगी और कुछ इसके पृष्ठ से होकर जाएंगी अंदर से। तो चुंबकीय फ्लक्स जो पहले के अपेक्षा क्या हो रहा है, कम हो गया, परिवर्तन हुआ ना। कुछ धीरे धीरे जैसे से नीचे जाएगा वैसे वैसे में क्या होगा, कम। और एक स्थिति आएगी कि ऐसे चुंबकीय बल रेखाओं के साथ इसका समांतर कोण बन जाएगा, उस समय इसमें से कोई भी चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजर पाएंगी। उस समय चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। कब, जैसे चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं, समझ में बात आ रही है कि नहीं, इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी तो अगर उसके ठीक या लंबवत रहेगा तो अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं इसमें से गुजर पाएंगी, ठीक है। अब इस कुंडली को अगर हम घुमा रहे हैं धीरे धीरे, अब धीरे धीरे इसको घुमाएंगे तो कुछ चुंबकीय बल रेखाएं जो ऊपर से निकल जाएंगी, कुछ चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, नीचे से निकल जाएंगी। तो आप यह देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी हो रहा है, कब, जब इसको इस प्रकार से घुमाया जा रहा है। और जैसे जैसे इसके घुमाएंगे वैसे वैसे इसकी चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन। क्यों, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं इसमें से कम गुजर रही, जितना कम गुजरेंगी उतना चुंबकीय फ्लक्स का मान हमको कम मिलेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब यह उसके ठीक समांतर हो जाएगी, तब इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या शून्य मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, शून्य। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए वही कहा गया कि जब कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में लगातार परिवर्तन हो, चाहे वह घटे या बढ़े, तो जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली में जो घुमाने में जो हम किया गया कार्य, मतलब जो कुंडली को घुमाया जा रहा है वह जो कार्य होता है, इस कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या होता है, प्रेरित हो जाता है या संचित हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये तो सिद्धांत आपने जान गए, ठीक है। सिद्धांत के बाद हमको यह जानना है कि इसके कितने भाग होते हैं, इसके और कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहला जो भाग लिखेंगे, सबसे पहले टॉपिक यह तो देखिए आपका विद्युत जनित्र के बारे में बताया गया है और यह इसका सिद्धांत हो गया, ठीक है। सिद्धांत बहुत ही क्लियर है कि जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें घुमाया जाता है तो चुंबकीय उसमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा क्या होने लगती है, बहने लगती है, जो उसमें हमारी यांत्रिक को घुमाने में जो हमको किया गया हमारा जो यांत्रिक कार्य होता है वह इसमें विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित हो जाती है, ठीक है, या प्राप्त होती है हमको, ठीक है। अब इसके भाग के बारे में जानेंगे, ठीक है। अगला हेडिंग आपका होना चाहिए कि क्या कह सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो है इसके भाग। तो इसके निम्नलिखित भाग आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके आप निम्नलिखित भाग में सबसे पहला नंबर 1 में लिखेंगे आप लोग, पहला नंबर जो आपका होना चाहिए क्षेत्र चुंबक। पहले हेडिंग क्या होनी चाहिए, क्षेत्र चुंबक। तो उसमें निम्नलिखित भाग में सबसे पहला टॉपिक क्या होना चाहिए, क्षेत्र चुंबक। तो क्षेत्र चुंबक में क्या लिखेंगे कि इसमें एक बहुत ही अत्यधिक शक्तिशाली चुंबक का हम लोग प्रयोग करते हैं, या एक अधिक शक्तिशाली चुंबक N और S होता है, ठीक है। इसके दो ध्रुव N और S होते हैं और यह अत्यंत क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। इनका काम क्या होता है, अधिक से अधिक या यूं कह सकते हैं कि प्रबल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना होता है। क्या काम करना होता है, शक्तिशाली क्षेत्र क्या करना होता है, उत्पन्न करना होता है। किसका काम, इन चुंबकों का काम होता है, ठीक है। और इन्हीं के बीच में हम कुंडली को रखते हैं, इन्हीं दोनों ध्रुवों के बीच में हम क्या रखते हैं, कुंडली को रखकर घुमाया जाता है, ठीक है, क्लियर है। क्षेत्र चुंबक फिर समझ लीजिए क्या होता है, कहेंगे इसमें दो शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव होते हैं N और S होते हैं। क्या बोलेंगे, इसमें चुंबक के दो ध्रुव N और S, दो शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव होते हैं, जिनके मध्य हम कुंडली को रखकर क्या करते हैं, घुमाते हैं। जो चुंबक का मुख्य रूप से काम क्या है, इसका काम है कि अत्यधिक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। क्या काम है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। आप लिखेंगे, फिर से एक बार फाइनल सुन लीजिए, क्योंकि इसको आप जो सुन रहे हैं उसको लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ लिख रहे हैं इसको बस समझ लीजिए कि फाइनल क्या लिखेंगे आप लोग। कहेंगे कि क्षेत्र चुंबक में लिखेंगे इसमें दो ध्रुव, ठीक है, एक शक्तिशाली चुंबक, दो ध्रुव लिखेंगे,
दो ध्रुव होते हैं शक्तिशाली चुंबक के, ठीक है, N और S होते हैं। इनका काम है या इसका कार्य है कि अत्यधिक शक्तिशाली क्षेत्र उत्पन्न, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, ठीक है। और इन्हीं दोनों चुंबकों के ध्रुवों के बीच में या इन्हीं दोनों ध्रुवों के मध्य में हम लोग कुंडली को रखकर क्या करते हैं, घुमाते हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद दूसरा नंबर आता है आर्मेचर का। इसका नंबर आता है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है, जो ये आप लोग कुंडली देख रहे हैं ना आयताकार, कुछ इस प्रकार से बनी होगी, यह आपकी आर्मेचर कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्मेचर का नाम दिया गया, ठीक है। यह आर्मेचर क्या होता है, यह नर्म लोहे की क्रोड होती है, उसके ऊपर हम लोग तांबे के तार, कई फेरे तांबे के तार लपेट कर इस आर्मेचर कुंडली ABCD का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये अपने ही ध्रुव पर घूमने के लिए क्या आती है, स्वतंत्र होती है, ठीक है। ये अपने ही ध्रुव पर क्या होती है, घूमने के लिए स्वतंत्र रहती है। अब इसके बाद नंबर आता है सर्पी वलय का। तीसरा नंबर किसका आता है, सर्पी वलय। सर्पी वलय, सर्पी वलय देखिए क्या होता है, यह दो छल्ले होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें S1 और S2 दो क्या है, छल्ले हुए हैं। पहला छल्ला जो देखिए यहां से है, इस वाले सिरे से आके इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये भी आर्मेचर के साथ घूमते रहते हैं। ये जो सर्पी वलय होता है अपने ही अक्ष पर, यह जो आप लाइन देख रहे हैं डॉटेड ने, यह अक्ष है, इसी के परितः इसी के चारों तरफ वो घूमते रहते हैं। तो यह जो सर्पी वलय है, एक क्षण इसके साथ जुड़ा होता है, दूसरा क्षण जो आ रहा है इसके अंदर सोते हुए यह S2 से जुड़ा होता है, ठीक है। ये जो क्या कहते हैं, पहला जो सर्पी वलय S1 है, इसके साथ यह घूमता रहता है। क्या रहता है, घूमता रहता है, लेकिन इस क्षण को टच नहीं करता है, ठीक है। यूं समझिए इसके अंदर से वह आता है और इस सर्पी वलय और इस क्षण के बीच में कोई संपर्क नहीं होता है। और दूसरा क्षण आने के बाद इस दूसरे वाले सर्पी वलय से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। और जुड़ने के साथ साथ जैसे जैसे यह आर्मेचर घूमता है, वैसे वैसे ये दोनों सर्पी वलय भी क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। और आप इसके बाद अगला नंबर जो आता है वह ब्रश का होता है। चौथा नंबर किसका आएगा, ब्रुश, यानी ब्रश जिसको बोलते हैं। ब्रुश जो होता है यह ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। इस चित्र में आप लोग B1 व B2 के नाम से इसको दर्शाया गया है। किसके नाम से, B1 व B2 का। ये जो ग्रेफाइट होते हैं, इनका काम क्या होता है, या इनका काम यही होता है कि ये जो है आपका सर्पी वलय है उसको स्पर्श किए हुए रहते हैं और यह धारा को क्या करते हैं, भेजने क्या कहते हैं, कुंडली से इसी क्या कहते हैं, इन्हीं ब्रुश के द्वारा ही धारा को क्या कहता है, परिपथ में भेजा जाता है और परिपथ से होते हुए फिर कुंडली में जाता है। किसके माध्यम से, ब्रुश के। और एक चीज ये जान लीजिए कि ये जो ब्रुश होते हैं ये ग्रेफाइट के बने होते हैं और ये स्थिर रहते हैं। या क्या रहते हैं, ब्रुश स्थिर रहते हैं, जो सर्पी वलय को टच किए हुए रहते हैं, ठीक है। तो यह हो गए इनके सभी चार जो दिखे हैं, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, सर्पी वलय और ब्रुश। मुख्य रूप से यही भाग होते हैं, ठीक है। इसके अब इन चीजों को हम एक बार फिर से रिवीजन करके फिर इस वक्त कार्यविधि आपको बताएंगे, आपका यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्षेत्र चुंबक के बारे में। तो कहेंगे कि इसमें शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुव N और S हैं, ठीक है। इनका कार्य है शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। और इन्हीं दोनों चुंबक के ध्रुवों के मध्य हम कुंडली को रखकर क्या करते हैं, घुमाते हैं। दूसरा काम है आर्मेचर। आर्मेचर क्या है कि यह एक नर्म लोहे की क्रोड पर पृथक्कृत तांबे के तारों को कई फेरों संगे, मतलब तांबे के तारों को कई फेरे, ये यूं कह सकते हैं अधिक से अधिक फेरे लपेट कर इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग एक अक्ष के परितः घूमने के लिए क्या रखते हैं, स्वतंत्र रखते हैं। क्लियर है। तीसरा नंबर आता है सर्पी वलय। तो हम लोग कहेंगे S1 और S2 जो होते हैं दो सर्पी वलय हैं, जो आर्मेचर के दोनों सिरों से, आर्मेचर के पहले सिरे से S1, आर्मेचर दूसरे सिरे से S2, दोनों जो सर्पी वलय हैं इसके साथ जुड़े रहते हैं और आर्मेचर के साथ ये भी क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। अपने ही अक्ष पर क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। कौन, जो आपका यह बना हुआ है सर्पी वलय। अब इसके बाद हमारा ब्रुश है। ब्रुश के बारे में हमने क्या लिखा कि B1 और B2 हमारे जो ब्रुश हैं यह किसके, ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं, ठीक है। ये स्थिर रहते हैं और ये क्या कहते हैं, इसको सर्पी वलय को स्पर्श किए हुए रहते हैं, ठीक है। और इन्हीं ब्रुश के माध्यम से ही
आपका यह जो परिपथ में धारा को भेजी जाती है और परिपथ से धारा होते हुए फिर कुंडली में धारा चली जाती है, किसके द्वारा? ब्रुश के द्वारा है। तो ये सब चीजें आपने इसके भाग के बारे में पढ़ लिया। अब हम जानेंगे कार्यविधि को। क्या जानेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कार्यविधि, जो लास्ट में आप लोग लिखेंगे कार्यविधि, मतलब यह कार्य किस प्रकार से करती है, कार्यविधि। अब कार्यविधि को आप लोग समझ लीजिए तो आपका यह पूरी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। कार्यविधि को समझने से पहले हम आपको थोड़ा सा कोणों के बारे में बताना चाहते हैं कि कोण क्या होते हैं। कोण इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि एक बार हम थोड़ा सा आपको रिवाइज कराना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ कोणों की भी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये कुंडली जैसे जैसे घूमेगी तो कितने कोण पर ये घूम रही कुंडली उसके बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ हमको यहाँ पे जानना है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो सबसे पहले हम कोण की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यही आपकी कुंडली है, हमने जो एक बुक ले रखा है, यही आपकी क्या है? कुंडली है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो आपकी कुंडली है, तो इसमें हम लोग इस प्रकार से कुंडली को रखे हुए हैं कुछ। चलिए यहाँ पे हम बता देते हैं, ठीक है, ध्यान देखते रहिए। ये आपकी कुंडली इस प्रकार से है। तो इस अवस्था मान लेते क्षैतिज अवस्था में, इस अवस्था में 0 है, ठीक है। इसको हम लोग इस प्रकार से रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से रखेंगे तो ये जो कुंडली है इसका यह वाला सिरा देख रहे हैं ना, इसको ए भी समझेंगे, और जिधर से सीरीज खुलती है उसके सिरे को हम लोग CD नाम देंगे, ठीक है। ये ए बी होगा और यह क्या होगा? CD होगा। अब सुनिएगा, इस चीज को हम यहाँ पे लेके समझाते हैं। इस प्रकार से है। अब सीरीज को हम क्या करते हैं? घुमाना शुरू करते हैं। पहले इस अवस्था में 0 अंश पे है, अब इसको धीरे धीरे घुमाना शुरू करते हैं। घूमते 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 इस अवस्था में आ जाएगी, यानी यहां से घूमते हुए जब इस अवस्था में आ जाएगी, यानी 0 से 90, ठीक है। अब फिर 90 से जब घूमते घूमते यहाँ पहुंच जाएगी, इसको बोलेंगे 180 अंश, यानी सीरीज का आधा चक्कर घूम चुकी है। क्लियर? तो 0 से 90, 90 से 180। अब क्या है? फिर सीरीज को घुमाएंगे इस प्रकार से। अब देखेंगे 90 से 180 से अब यह होगा 270, और 270 से इसको फिर घुमाएंगे तो यह हो जाएगा 360। यानी इसमें आप देख रहे हैं 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, ठीक है। क्लियर है? अब इसी में हम देखेंगे कि कभी कभी चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्यादा होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा, ठीक है। ये इसीलिए बताएं कि कितने से कितने कोण के ऊपर जाने पर चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ रहा है, कब घट रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ हम बताएं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का क्या होता है, कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इसमें हम लोग धारा और चालक की गति ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की दोनों उंगलियां तर्जनी और मध्यमा तीनों की इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या रहें? अभी लंबवत रहें। तो अंगूठा चालक की गति को, तर्जनी जो होती है या चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा जो होती है वह धारा को व्यक्त करती है, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग क्लियर रखेंगे अपने माइंड में। अब क्या होता है कि इस कार्यविधि को देखेंगे, जब हम कुंडली को क्या करते हैं? घुमाते हैं। जब कुंडली को हम लोग किस दिशा में घुमाएंगे? दक्षिणावर्त घुमाएंगे। किस दिशा में घुमाएंगे? दक्षिणावर्त घुमाया जाएगा, ठीक है। आप इसको किस दिशा में घुमाएंगे? दक्षिणावर्त घुमाएंगे, ठीक है। यानी AB सिरा ऊपर की ओर और CD सिरा नीचे की ओर, जिसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज बोला जाता है, ठीक है। या कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। इसको ऐसे घुमाया जाएगा, इसको ऐसे घुमाया जाएगा, दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, ठीक है। अब सुनिएगा कि इस स्थिति में मान लीजिए कि जब कुंडली आपका 0 स्थिति में है, कितने पर है? 0 पर है। अब इसको घुमाना शुरू करते हैं। अब घुमाएंगे क्योंकि अब वैद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, तो इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरना शुरू होंगी। कब? अभी तो देखिए कुंडली इस प्रकार से स्थिर है, ठीक है। जब कुंडली स्थिर होगा तो इस पूरे परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी। यह आपका A है, यह B है, यह C है, और यह क्या है? D है। तो मान लीजिए इसके अनुसार, ठीक है। अब कुंडली को हम लोग घुमाना शुरू करेंगे, इस स्थिति में देखेंगे अब कुंडली स्थिर है, तो इस परिपथ में कोई धारा नहीं बह रही है, ठीक है। अब कुंडली को जैसे हम घुमाना शुरू कर रहे हैं, तो जैसे से कुंडली घूमना शुरू करेगी तो इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरना शुरू करेंगी, और जैसे जैसे कुंडली उठती जाएगी वैसे से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी इसमें से गुजरने वाले। और जैसे जैसे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या इसमें बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चुंबकीय फ्लक्स का भी मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मान लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है? परिवर्तन। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी? धारा। प्रेरित विद्युत वाहक बल के साथ साथ क्या उत्पन्न होगी? धारा। तो धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप समझिएगा
यही पर आपकी कुंडली यही है, ठीक है। अब इसको आप घुमा रहे हैं, इस प्रकार से घुमाएंगे। 0 से 90 जब आ रही है तो पहले 0 था, ठीक है, इसमें कोई चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजर रही थी। अब जब इसको धीरे धीरे आपने घुमाना शुरू किया तो इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं क्या होने शुरू हुई, गुजरना शुरू हो गई। और जब इस स्थिति में 90 पर आ गई, इसमें अधिक से चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो रही, गुजर रही हैं। तो पहले 0 था, उस समय हम इसको घुमा के इस स्थिति में लाए, यानी 0 से 90, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि हुआ, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं इसमें से अधिक गुजर रही हैं। तो यानी आप देखें 0 से 90 जब हम ला रहे हैं तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और साथ ही साथ इसमें धारा बहेगी, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ। पहले 0 0 धीरे धीरे चूंकि इस कुंडली को हमने घुमाया तो इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी, और बढ़ने के साथ साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण को क्या प्राप्त हो रही थी, धारा। तो धारा हम कैसे निकालेंगे, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार। तो अब इस प्रकार से अपनी उंगली को फैला लेंगे। तो देखिए यह चुंबकीय बल रेखाएं यह CS की तरफ जा रही है, चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या हो गई, ठीक। और चालक क्या बाहर की तरफ गति कर रहा है ना, इस प्रकार से गति कर रहा है, अंगूठा चालक की गति को बता रहा है। तो यह जो हमारी मध्यमा होगी धारा किधर जाएगी, ऊपर, यानी AB सिरे में धारा ऊपर जाएगी। तो CD सिरा आप देखिएगा, ये AB सिरा ऊपर आ रहा है, तो CD सिरा कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ। तो CD सिरा जब पीछे की तरफ जा रहा है तो इसमें धारा किस दिशा में बहेगी, तो चालक की गति को इस प्रकार से करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अंगूठा चालक, यानी यह देखिए यह दूसरा सिरा अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो ये हमारा अंगूठा अंदर की तरफ होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यह है, और बहने वाली धारा नीचे की तरफ। यानी जब इसको इस प्रकार से हम घुमाएंगे धीरे से रखकर, तो AB में धारा तो ऊपर जाएगी, परंतु CD में धारा कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। यानी आप यह कह सकते हैं कि जब हम 0 से 90 घुमाते हैं तो इसमें धारा ऊपर की जाती है, और इसमें धारा कहाँ से आती है, नीचे की तरफ आती है। कब, जब ये 0 से 90 होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि होती है। अब धीरे धीरे क्या करते हैं, इसको 0 से 90 में हम लोग देख रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि हुई, और धारा A से यानी AB वाले सिरे में ऊपर की ओर जा रही है, CD वाले में नीचे की ओर। क्यों, क्योंकि जब इसको घुमा रहे हैं तो चालक की गति बाहर, अंगूठा बाहर होगा, तो बहने वाली धारा कहाँ जाएगी, ऊपर। अब उल्टा जब इस सिरे की बात करेंगे, इसमें अंदर जा रही है तो बहने वाली धारा कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। क्योंकि फ्लेमिंग के दाएं हाथ क्या कहता है, इस प्रकार से फैलाओ उंगलियों को ना, तीनों को हम फैला ले रहे हैं। तो यह चुंबकीय क्षेत्र अंदर, जब ये CD सिरा अंदर जा रहा है तो बहने वाली धारा कहाँ रहेगी, नीचे। तो इस प्रकार से घुमाएं, चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि, और धीरे धीरे जब हम पट करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी होगी, और जब ये कुंडली आधा चक्कर घूम लेगी उस स्थिति में फिर देखेंगे जो बहने वाली धारा क्या थी, शून्य हो गई। अब ये देखिए AB सिरा इस सिरे पर आ गया है, ठीक है, AB वाला आधा चक्कर उधर चला गया और CD वाला यहाँ पर। अब कुंडली जब 180 अंश के कोण पर होगी तो इसमें कोई धारा नहीं बहेगी, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स के मान में 90 से जब धीरे धीरे जा रहे थे तो ये डाउन हो रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्स की क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, इसमें धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई, ठीक है। अब गुजरना जब कम शुरू होंगी तो एक स्थिति में यानी 180 पर इसमें से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या मानी जाएगी, शून्य। जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या शून्य होगी परिपथ में धारा बहना बंद हो जाएगा, ये ठीक है। अब फिर इसको जब आगे एक तरफ इसको कंटिन्यू घुमाया जाता है तो धीरे धीरे जब यह कुंडली उठती है फिर इसमें से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ना शुरू होती है, और इस स्थिति में आप देखते हैं कि CD सिरा इस तरफ आ गया है और AB सिरा पीछे की तरफ चला गया है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग करेंगे तो वही चीज हम देखेंगे, यह उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र या चालक की दिशा या धारा की, तो ये CD वाले देखिए धारा ऊपर जाएगी और AB वाला पीछे चला, उसमें धारा नीचे, यानी इधर जो रहेगा धारा ऊपर, इधर जो चला जाएगा धारा नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो आप देख रहे थे कि अभी धारा AB ऊपर की तरफ जा रही थी, CD से नीचे आ रही थी ना, लेकिन जैसे 0 से 180 पर पहुंची उस समय धारा का मान 0 हुआ, उस समय धारा परिवर्तित हो गई। धारा परिवर्तित का मतलब यह उसकी दिशा परिवर्तित हुई। CD में अब तक तो नीचे जा रहा था, परंतु जैसे ये आधा चक्कर लगाई, अब ये CD जब यहाँ पर आ गया तो CD में धारा ऊपर जाने लगा और AB में धारा क्या आने लगा, नीचे आने लगा। क्लियर है ना। तो आप यह देखेंगे कि जब 0 से 90 गया तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि हुई, ठीक है, तब तो धारा AB में ऊपर की तरफ CD में नीचे की तरफ आ रही थी। तो धीरे 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 जब इसको इस प्रकार से हमने घुमा दिया तो आधा चक्कर जब घूम गई तो हमारा देखेंगे कि जो है इस प्रकार आधा चक्कर घूमेगी, ये AB सिरा इस तरफ आ जाएगा और इसमें CD सिरा इस तरफ। तो इस समय धारा का मान इसमें 0 हो जाएगा क्योंकि ये 180 पर स्थिर है। अब फिर जब इसको धीरे धीरे हम घुमाना शुरू करते हैं तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं फिर से गुजरना शुरू होती हैं
और धीरे धीरे चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। इस स्थिति में देखेंगे CD में धारा ऊपर की तरफ जाएगी, इधर AB वाला सिरा उसमें धारा नीचे की तरफ आएगी। फिर इस प्रकार इसको घुमाएंगे, जब इस प्रकार से आ जाएंगी तो एक चक्कर जब पूरा होगा तो फिर धारा का मान क्या होगा, शून्य होगा। यानी यूं कह सकते हैं कि जब धारा का मान कब कब शून्य होता है, जब कुंडली घूमना शुरू करती है तब, घूम के जब आधा चक्कर घूम लेती है तब धारा का मान शून्य होता है, और एक चक्कर जब पूरा लगाती है तब धारा का मान शून्य होता है। एक बार धारा का मान घटता है, 0 से 90 लेके जाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता है, तो धारा का भी मान बढ़ता है। धीरे धीरे चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होता है तो धारा का भी मान कम होता है। फिर चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता है तो फिर धारा का मान बढ़ता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो इसकी धारा की दिशा है प्रत्येक आधे चक्कर में क्या हो रही है, बदल जा रही है। प्रत्येक आधे चक्कर में क्या हो रही है, बदल जा रही है। जब इसको तेजी से घुमाएंगे तो ये घटना लगातार तेजी से होने लगेगी। यानी AB से धारा होते हुए CD से नीचे आएगी इस प्रकार से, और यहाँ से होते हुए B2 सिरे से धारा क्या होगी, परिपथ से बाहर जाएगी। फिर परिपथ से बाहर से होते हुए क्या होगी, फिर B1 सिरे से इस कुंडली में क्या होगी, प्रवेश कर जाएगी। इसकी दिशा जो लगातार बदलती रहने के कारण इसे प्रत्यावर्ती धारा भी कहा जाता है। ठीक है, हम समझते हैं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी कहीं आपको समस्या आती है तो आप वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।